हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए, आज की क्लास किस चीज की है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सीबीएसई बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज। तो हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो पिछले 8 से 10 साल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको कराएंगे। आज जो आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो 2024 का है। मतलब जो पिछले साल आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। कौन सा सेट है? सेट 1। सेट 1 में आपका जो पेपर कोड है वो है 3011। क्लियर? चलिए, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए ये पीवाईक्यू की सीरीज लाई गई है। और पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उससे एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? जब आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे, खुद से क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो पूरा पेपर है वो कितने घंटे में किया। ठीक है? तो वो टाइम मैनेजमेंट आप करोगे। यदि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आप देखोगे कि किस चीज में भैया हमें समय ज्यादा लगा, किस क्वेश्चन में समय ज्यादा लगा, तो उसकी तैयारी अच्छे से करोगे। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है, और जो एक्यूरेसी होती है क्वेश्चन सही करने की, वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। क्वेश्चन कहाँ गलत कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दोगे, तो फिर क्वेश्चन गलत करने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना पीवाईक्यू की बहुत जरूरी होता है। ठीक है? चलिए, तो ज्यादा बात ना करते हो भैया, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है, फर्स्ट जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए, उसमें क्या होता है? उसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है? ये जो 20 नंबर है, ये नंबर आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, या तो क्वेश्चन गलत होगा या क्वेश्चन सही होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक नंबर का क्वेश्चन है भैया हाफ नंबर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो पूरा नंबर मिलेगा या जीरो मिलेगा। तो इसलिए यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आप एमसीक्यूज में 20 आउट ऑफ 20 गेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम जो करेंगे वो 2 सेक्शन करेंगे। ठीक है? फर्स्ट सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं, और सेकंड सेक्शन जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है? उसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्शन बी है आपका। ठीक है? इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है? 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो आज ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरा पेपर कराऊंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए पूरे पेपर को 2 क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, है ना? एक क्लास में पहले 2 सेक्शन करेंगे, और अगली क्लास में बाकी के बचे हुए सेक्शन हम कर लेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। एमसीक्यूज है, जहां शॉर्ट ट्रिक होगी वहां शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे भाई। चलिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, सॉल्यूशन तो हमें दिखाना नहीं होता, सिर्फ हमको टिक करना होता है। तो जहां शॉर्ट ट्रिक लग सकती है क्वेश्चन में, वहां आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज स्क्वायर रूट। तो जीरोस का सम है वो कितना है? √2 है। एक पोलिनोमियल है, उसके 2 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि जो पोलिनोमियल है वो कैसा है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है? क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस होंगे। इट मींस एक अल्फा होगा तो एक बीटा होगा। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो 2 जीरोस हैं, इनका सम जो है वो कितना है? √2। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? √2। क्लियर है? ये अब बोला गया है देन वैल्यू ऑफ ए इज। तो k की वैल्यू क्या होगी वो हमको बतानी है। तो k की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। यहां से अगर हम इक्वेशन है, इक्वेशन नोट करेंगे, 2x² माइनस k²√2x+1। अगर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, इट मींस सम ऑफ जीरोस फाइंड करें, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। या हम बोल सकते हैं इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? चलिए, तो यहां से माइनस b की वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो b की वैल्यू जो है वो है आपकी माइनस, कलर चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। b की वैल्यू जो है वो है -k²√2। विद साइन हम लेते हैं, ध्यान रखेंगे, विद साइन लेते हैं भैया। तो -k²√, ए की वैल्यू क्या है? ए है आपका स्क्वायर, सॉरी 2। ए कितना है? 2 है। तो यहां से 2। तो ये
आपकी वैल्यू आई सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से सम ऑफ जीरोस कितना आया? ए स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई टू। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है भैया सम ऑफ जीरोस कितना है? स्क्वायर रूट टू। तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल रख लेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे। यहाँ से ए स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल किसके होगा? स्क्वायर रूट टू के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट टू से स्क्वायर रूट टू कैंसिल हो जाएगा। के डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी? वन बाई, के इज इक्वल वन बाई टू। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, then the probability of his losing game the same game is losing the same game is, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो वन होती है। क्या? टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है मेरे भाई? वन होती है। तो यहां से अगर हम गेम लूजिंग गेम विनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम कर दे तो टोटल क्या होगा? वन के इक्वल होगा। टोटल किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। मीन्स अगर गेम लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हम एक्स सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और गेम विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है गेम विनिंग, विनिंग की जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है कितनी है? 0.79। क्लियर? तो यहाँ से दोनों का सम किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। x प्लस 0.79 इज इक्वल टू वन। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.21। x की वैल्यू कितनी होगी? 0.21। क्लियर? तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। गलती से ऑप्शन सी नहीं करना। क्यों? क्योंकि 0.21% अगर हम लिखें तो 0.21% क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0021, जो कि गलत आंसर है, आंसर नहीं है भैया। चलिए, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर रियल एंड इक्वल। जब रूट रियल एंड इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? समझते हैं भाई। जब रूट रियल एंड इक्वल होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। उसको उसे हम जीरो के इक्वल लेते हैं। क्या करते हैं? जीरो के इक्वल लेते हैं भाई। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल कर लेंगे हम, जीरो लेंगे। तो यहां से यदि हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें कितना होगा? फोर ए सी। तो ये कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी है? नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर बाई फोर, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई सी। अब ध्यान देंगे, यहाँ ए सी के साथ कौन है? फोर है। ए सी के साथ कौन है? फोर है। अगर इस फोर को डिवाइड में ले जाऊं तो बी स्क्वायर बाई फोर बनेगा, और बी स्क्वायर बाई फोर सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है। इसके अलावा डिवाइड में फोर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक? इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वी स्क्वायर फोर कहाँ चला जाएगा भैया? डिवाइड में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू कितना मिलेगा? ए इंटू सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोर्थ पढ़ेंगे भैया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फोर्थ पढ़िए। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल सेवन, nth term n is before and the sum of the first n terms Sn is equal to this, n is equal to, देखिए a फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमको? सेवन। nth टर्म इसको हम tn या an बोलते हैं भैया। ये क्या है गिवन हमको? 84। लेकिन tn जो होता है फर्स्ट nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो यहाँ से टी एन के प्लेस पे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 84। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। यदि यहां से हम n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी 77। 84 जो है 84 में 7 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेफ्ट साइड में प्लस थी वैल्यू, राइट साइड में आएगी माइनस हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या गिवन है, हमें सम ऑफ nth टर्म एस एन हमको गिवन है भैया, एस एन गिवन है, एस एन, एस एन गिवन है कितना है 2093 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाय। क्लियर। अब डिवाइड के 2 से डिवाइड का 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। चलिए यहां से जब भैया ये कैंसिल हो गया, अब हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू। फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो यहां से देखिए n बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, n है बाहर, अंदर क्या है 2a, 2a a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, वो है 77। n माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर क्या रखेंगे, 77 रखेंगे। तो यहां से n माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर क्या रखेंगे भाई, 77। तो यहां रख देंगे 77। क्लियर। इक्वल क्या है 2093, क्योंकि डिवाइड का जो 2 था वो तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 7 2 जा 14, तो यहाँ 14 प्लस 77 इज इक्वल टू 2093, एन इक्वल 2093। यहां से ऐड करेंगे कितना आएगा 91, और 91 एन के मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ एन इक्वल, जब 91 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा 182, और फिर जाएगा ये 9 3 जा 27 3 टाइम, एन की वैल्यू 23 आ जाएगी भाई। एन की वैल्यू कितनी आएगी 23। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करेंगे सुकून के साथ, है ना। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal this and q equal this, where a and v are prime numbers, then LCM pq is, कि p q का LCM बताना है। जब नंबर होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसका एलसीएम लेना आप अच्छे से जानते हो, लेकिन जब अल्फाबेट वाली वैल्यू होती है तो उसका एलसीएम हो या एचसीएफ हो बहुत इजी होता है। कैसे होगा, चलिए भाई। तो यहां से p की वैल्यू क्या है, की वैल्यू आपके पास 18 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। ठीक। क्यू की वैल्यू नोट करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या है 20 ए क्यूब बी। ठीक है। अब जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास 18 एंड 20, इनका एलसीएम आप इजीली ले सकते हो। कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा इसका यहाँ से 180। 20 और 18 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 180 आएगा। कैसे आएगा ये नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। अब जब बात करते हैं हम अल्फाबेट की, अल्फाबेट में एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना बहुत आसान है, सो इजी। जब भी एलसीएम लेना हो तो जो मैक्सिमम पावर है दोनों में वो लेंगे। तो यहाँ से ए टू द पावर 2 है, यहाँ ए टू द पावर 3 है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम पावर है वो लेंगे ए टू द पावर 3, तो यहाँ से जो मैक्सिमम पावर है वो लेंगे तो बी टू द पावर 3। यदि हम एचसीएफ की बात करते हैं तो मिनिमम पावर लेते हैं, और एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा आपका डी सही, 180 ए टू द पावर 3 एंड वी टू द पावर 4। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन क्या सही होगा, डी करेक्ट होगा।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स A को दिया गया है एंड B एंड C भी आपको गिवन है। लेंथ AD इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल है ABC, उसका मीडियन है AD और आपको तीनों वर्टेक्स गिवन है, आपको AD की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए एक प्यारा सा क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे भाई। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स आपको गिवन है, अगर हम ये A लें, ये B लें और ये C लें, तो यहां से जो वर्टेक्स है A की वैल्यू क्या है 5, -6, बी की वैल्यू क्या है 6, 4 एंड सी जो है आपका वो 0, 0 है, 0, 0 है। क्लियर। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसमें एक मीडियन डाला गया है। क्या किया गया भैया, एक मीडियन डाला गया है, ठीक है, मीडियन डाल देते हैं। ये एक मीडियन है, ठीक। और ये मीडियन जो है वहां मीट करता है डी पॉइंट पे। एडी क्या है हमारा मीडियन है, तो जो डी पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, उसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट्स बताने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज समझिए आप, यहाँ से एक चीज समझिए, क्या चीज समझनी है कि ये जो मीडियन है एडी वो बीसी लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। 1:1 में क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि भैया ये मीडियन है, तो जितना इधर वैल्यू जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। इट मींस बीडी किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा, तो 1:1 में डिवाइड करेगा। और रेशियो वाला फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, यदि हमें डी पॉइंट निकालना है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। तो यहां से M1 M2 ले लेते हैं भैया, M1 कितना होगा 1 होगा, M2 भी 1 होगा। यहां से यदि ये x1 है तो ये y1, ये x2 है तो ये y2। x2 y2 तो क्या है 0, 0 है, तो x2 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। जब 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा M2 x1, M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 6, 6 1 जा 6, M1 प्लस M2 इट मींस 1 प्लस 1, तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 3। और जब हमें वैल्यू y की निकालनी है, तो यहाँ से M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये चीज होगी। तो यहाँ से y2 0 है, तो ये टर्म तो पूरी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, है ना। तो यहाँ से M2 y1 बचेगा, M2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 प्लस M2, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आई 2। तो जो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ मिले वो मिले 3, 2, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अभी यहां से हमें लेंथ बतानी है एडी की, एडी इज इक्वल टू, एडी की लेंथ बतानी है, ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है वो गिवन है और डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। तो एडी की लेंथ बतानी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो भाई। एडी निकालना है, एडी की लेंथ निकालनी है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन बनेगी, है ना। चलिए अब यहां से यदि हम ये x1 ले तो ये y1 होगा और ये x2 ले तो ये y2 होगा। कोई से को भी कोई सा मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हो, तो ये x2 y2 होंगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तो यहां से x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू 6 और सॉरी -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 -2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 स्क्वायर 64। तो यहाँ से स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 68, या तो यही ऑप्शन होगा या 17 4 जा 68 होते हैं, 4 का 2 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट 17। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा मैच करता है। ऑप्शन फर्स्ट मैच करेगा स्क्वायर रूट 68, स्क्वायर रूट 68। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे। If sec theta minus tan theta is equal to m, then the value of sec theta plus tan theta is। sec theta और tan theta की वैल्यू हमें बतानी है। sec theta प्लस, चलिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में भैया पढ़ा होगा। sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा है और यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा है। इट मींस यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बनी हुई है। a माइनस बी एंड a प्लस बी कब मिलता है? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या आता है? a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आपके पास है, a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे भैया। यहाँ से चेंज कर लिया। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बना? 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? m। इस प्लेस पे हम क्या रखेंगे? m मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा कितनी आएगी वैल्यू? 1/1। m मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। जितने भी इवन नंबर हैं उनको यहां से रिमूव कर दिया जाए। अगर इवन नंबर कौन कौन से हैं चेक करेंगे भाई। इवन नंबर एक तो 4 है हमारे पास, 4 को रिमूव कर दो। एक इवन नंबर हमारे पास 16 है, 16 को रिमूव कर दो। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम एट रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग है मतलब जो बचे हुए हैं उनमें से एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको बताना है। पहले चेक करेंगे बचे हुए कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, एक 7 है, एक 9 है और एक 21 है और यहां से एक 25। तो यहां से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, या इसको हम टोटल आउटकम्स भी बोलते हैं। ठीक है, पॉसिबल या टोटल आउटकम्स भी इसको बोलते हैं। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब फेवरेबल आउटकम देखते हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो हमें चाहिए, जिसकी भैया डिमांड की गई है। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर इसमें चेक करेंगे कौन कौन से हैं। 1 आपका प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है। ठीक है, एक तो 7 प्राइम है, 9 भी प्राइम नहीं है, 21 भी प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यहां से होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये तो होती है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या होगी? 1/5। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई। क्लियर, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे भाई। For some data x1 x2 dot 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 xn with respect frequency f1 f2 fn, the value of sigma fi xi minus x bar is equal to। एक डाटा दिया गया है, कहां से कहां तक है वैल्यू? x1 से और xn तक है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां से कहां तक है? f1 से लेकर
एफ एन तक है, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये समीशन होता है आपका, समीशन मतलब एडिंग करना, ऐड करना चीजों को, जितनी भी टर्म है उनको ऐड करना। तो समीशन 1 टू एन, 1 से कहां तक की वैल्यू लेनी है, एन तक की जो हमें गिवन है, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कौन, सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स बार कहते हैं। तो जो डिवाइड में सिग्मा एफ आई एक्स आई है, उसको एक्स बार के साइड ले जाओ, डिवाइड में है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक। तो यहां से एक्स बार मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई इक्वल क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर। अब यहां से क्या करना है, ये जो टर्म है सिग्मा एक्स बार एफ आई एक्स आई, इसको राइट साइड ले जाइए आप, ठीक। जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो इसके साथ जरूर ऐड होगा, है ना, जीरो ऐड होगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कहाँ जाएगा, दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा, एक्स बार सिग्मा एफ आई। क्लियर। तो यहां से सिग्मा एफ आई क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, और इक्वल क्या बचेगा इधर, जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो था तो इक्वल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सिग्मा एफ आई क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार बचा, ये चीज बचेगी। इक्वल क्या चल रहा है, जीरो, और यही हमें बताना था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए तो नोट करेंगे इसे, फिर चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। द zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice। देखिए, द zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं। किससे डबल हैं, इस वाले पोलिनोमियल से, ठीक है। इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस इस वाले पोलिनोमियल से क्या है, डबल है, ठीक। वैल्यू ऑफ पी इज, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से क्या, अब एक चीज समझिए, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। मान लीजिए इसके जो जीरोस हैं वो 3,5 है, ठीक। और दूसरे वाले जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस डबल है, इसके जीरोस डबल होंगे तो कितना होगा, 6 और 10 होगा, है ना। 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा, 5 का डबल 10 होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां से यदि मैं इसका सम करूं, सम ऑफ जीरोस लूं, अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा, 8 होगा। और यहां से अल्फा प्लस बीटा लूं तो कितना होगा, तो 16 होगा। तो भैया इनका जो सम है, सम ऑफ जीरोस, वो भी क्या होगा, डबल होगा। मैं समझाना चाह रहा था। तो यहां से इनका सम 8 है तो इनका सम क्या होगा, 16 होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, इसके जीरोस डबल है तो इसका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो इसके सम ऑफ जीरोस से भी डबल होगा, ठीक। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और कंडीशन क्या अप्लाई कर देंगे। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइन प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहां से यदि हम सम ऑफ जीरोस लें, अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहां से माइनस पी अपॉन 1, ठीक है। इट मीन्स माइनस पी। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट पोलिनोमियल था, उसके सम ऑफ जीरोस क्या आए, उसके सम ऑफ जीरोस यहां से आए माइनस पी। क्लियर, कितना आया, माइनस पी। अब सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन है 4x² माइनस 5x माइनस 6। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 5/4। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5/4। यहां से क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ये जो सम ऑफ जीरोस है ये डबल है, ठीक। तो कंडीशन इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे, 5/4, ये थोड़ा इधर रख लेते हैं, आप इधर ले लीजिए। इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे, जो 5/4 वाली वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा, समझते हैं। मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास 10 रुपीज है और तुम्हारे पास 20 रुपीज है, ठीक है। डबल कौन है, ये है।
अगर मैं इक्वल करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, जो पहले से छोटा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सम ऑफ जीरोस क्या है, इस वाले से छोटे हैं, डबल ये है, इसको इसके इक्वल करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई देंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 2 टू जा 4, पी की वैल्यू क्या आएगी 5/2, और जो माइनस पी के साथ था वो इधर चला गया, पी की वैल्यू आएगी -5/2। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा, -5/2। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 - 5 एंड x - 5 इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखते हैं। यहां से क्वेश्चन वाले ने बोला है डिस्टेंस हमें बतानी है किसके बीच की, सॉरी डिस्टेंस हमें गिवन है 3, -5 और x, -5। ये पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है, कितनी है 15 यूनिट है, कितनी है 15 यूनिट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक। चलिए, यदि हम इसको x1 मान रहे हैं तो ये y1 होगा, और इसको x2 मान रहे हैं तो ये y2 होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां से देखिए x2 कितना है x माइनस x1 3, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है -5, इसका स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट x - 3 होल स्क्वायर। ठीक। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के 5 माइनस के 5 से कट जाएंगे तो क्या बनेगा 0, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस, ये क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो हमें भैया गिवन है, डिस्टेंस क्या है हमें गिवन है, कितनी गिवन है 15, इक्वल क्या रखेंगे 15 रखेंगे। ठीक है, यदि मैं इस स्क्वायर रूट को इधर स्क्वायर में ले जाऊं तो कितना बनेगा, तो यहां से बनेगा 225। समझेंगे ध्यान से, कितना बनेगा 225। ये जो स्क्वायर रूट था इसको मैं 15 की साइड ले गया तो क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 225 बनेगा, और यहाँ क्या बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक। अगर इसको हम होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। अब देखिए यहाँ से x - 3 होल स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, इक्वल कितना है 15 है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो गया तो x - 3 कितना आएगा 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15 + 3 इट मींस 18, x की वैल्यू कितनी आई 18। एक वैल्यू तो आ गई, लेकिन एक वैल्यू कहाँ चली गई, एक वैल्यू यहाँ से आती, स्क्वायर करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की भी टू वैल्यू आएंगी, वन वैल्यू नहीं, एक्स की टू वैल्यू आएंगी, तो वो एक वैल्यू यहाँ कम हो गई। ठीक है, तो 18 कौन कौन से ऑप्शन में चेक करेंगे, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक। लेकिन जो सेकंड वाली वैल्यू है वो भैया कहाँ से चेक करेंगे, वो कहाँ से चेक करेंगे, वो यहाँ से चेक करेंगे। ठीक, कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू, यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं -12 रख दूं, x की वैल्यू कितनी रख दूं -12, तो -12 -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बचा सिर्फ x - 3 का स्क्वायर, और इधर क्या है स्क्वायर रूट ऊपर, और इक्वल क्या है 15, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रख दी मैंने -12, तो -12 और -3 क्या हो जाएगा -15। ठीक, और इसका स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर रूट है, इक्वल क्या चल रही है वैल्यू 15 है। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा 225। ठीक, और यहाँ -15 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस के 225, 225 के इक्वल है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यदि हम एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ से 5 - 3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2,
2 का स्क्वायर, ठीक, और इधर ये 225 बनेगा। क्या 2 का स्क्वायर 225 के इक्वल है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का है। इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। तो यहां से cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 है, तो 0 cos में किस वैल्यू पर होता है वो ध्यान देंगे। तो यहां से 0 जो होगा वो cos 90 पर 0 होता है। 0 जो होगा वो cos 90 0 होता है। तो यहां से cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? cos 90 के। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 90। और चूंकि हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करेंगे तो 90 बाई 2 आएगा, इट मींस 40। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आई? 45। हमें वैल्यू चाहिए भैया कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी है? 45। 45 है वैल्यू, इट मींस कोस 45 की वैल्यू आपको बतानी है। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर? नोट करेंगे इसको। फिर चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 पर। पढ़ेंगे ध्यान से। सोलिड स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। ठीक है, एक सोलिड स्फेयर है, वो 2 हेमिस्फेयर में कट कर लिया गया। ठीक, यदि हम एक स्फेयर लें, क्या ले भाई? एक स्फेयर ले लें हम। ठीक, ये एक स्फेयर है। जब इसको हम कट कर देंगे तो ये 2 हेमिस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कट करने के बाद आफ्टर कट ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना? और इसका दूसरा पार्ट भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे। तो एक हेमिस्फेयर ये बना और एक हेमिस्फेयर ये बना। ठीक है, एक स्फेयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। क्या करना है, क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स टेकन टुगेदर। यदि हम इस स्फेयर का सरफेस एरिया लें, ठीक, सही है, और इन दोनों स्फेयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया एक साथ लें, तो रेशियो क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। ठीक है, एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। प्लस दूसरे का 3 पाई r स्क्वायर। अब ये 3 पाई r स्क्वायर कैसे बना? देखिए, ये जो सरफेस एरिया होती है, अगर हम सरफेस एरिया टोटल लें स्फेयर की तो 4 पाई r स्क्वायर होती है। लेकिन अगर हम हेमिस्फेयर की कर्व्ड सरफेस एरिया लें, ऊपर वाली एरिया सिर्फ, तो ये क्या होगी? 2 पाई स्क्वायर, टोटल का हाफ कर दिया। लेकिन जब हम स्फेयर को कट करेंगे तो जो उसका निचला हिस्सा होगा जहां से कट हुआ है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो उसका एरिया भी तो लेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया होगा हेमिस्फेयर का वो कितना होगा? 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 3 + 3 कितना होगा? 6 पाई r स्क्वायर। 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा? 4/6। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो रेशियो क्या बनेगा? 2:3। क्या बनेगा रेशियो? 2:3। सही है। चलिए, ऑप्शन सही होगा सी। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, 2:3। ठीक है, चलिए 14 नंबर पढ़ते हैं। 14 नंबर, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। देखिए, यदि डाटा है कोई भी, उसको हम
अरेंज करें किसमें, एक ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसका मोस्ट ऑब्जर्वेशन ले, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मीडियन। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जब आप मीडियन निकालते हो तो जो डाटा होता है उसको अरेंज करते हैं हम किसी एक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 15, वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन that can be curved out from a solid cube of age 2 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है 2 सेंटीमीटर का, ठीक। चलिए मान लीजिए ये एक क्यूब है आपके पास, ये 3D में नहीं दिखा रहा मैं, सिर्फ 2D में दिखाया है। और इसकी एज कितनी गिवन है, एज है इसकी, ठीक है, इसकी साइड ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 और ये भी 2। अब इसके अंदर से लार्जेस्ट कौन निकालना है, तो लार्जेस्ट कौन किस कंडीशन में निकाल सकते हैं, तो लार्जेस्ट कौन सिर्फ इस कंडीशन में निकाल सकते हैं, है ना। ये लार्जेस्ट कौन यहां से हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अलग कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। हम्म, अब सही है। अरे यार, ठीक, ये इसमें से क्या निकाल लिया, कौन। तो ये जो कौन है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहां से कौन है, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, मतलब इसकी हाइट और इसका रेडियस क्या होगा। ये टोटल क्या है 2, और ये टोटल जो है ये 2 जो साइड है, ये इस कोन का क्या बना, डायामीटर। डायामीटर बन गया तो यहां से रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसकी एज है क्यूब की 2, ये क्या बन गई, कोन की हाइट बन गई, तो हाइट क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, एच कितना है 2, ठीक है। 1/3 पाई, 2 बन जा 2, तो यहां से 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आएगा इसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है आपका 2/पाई, हाँ सॉरी 2 पाई/3। क्लियर, क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, dice are rolled together, the probability of getting sum of numbers on the two dice as 2, 3 और 5। समझेंगे, हमारे पास 2 डाइस है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जब हम 2 डाइस को रोल्ड करते हैं, कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो किसकी पूछी है, कि भैया या तो दोनों का सम कितना आ जाए, 2 आ जाए, या दोनों का सम कितना आ जाए, 3 आ जाए, या दोनों का सम कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यहां से जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो देखेंगे कितने बनेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे ये चेक करेंगे। अब 2 कब आ सकता है, या तो पहले वाले डाइस में भी बना जाए और दूसरे वाले डाइस में भी बना जाए, ये कंडीशन होगी, कि भैया इसमें भी बना गया और यहाँ भी बना गया। एक कंडीशन तो ये होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन 2 की नहीं हो सकती, कि सम 2 होगा तो कंडीशन सिर्फ क्या होगी, कि पहले वाले में भी 1 हो और सेकंड वाले में भी डाइस में 1 हो। यदि सम हम 3 देखते हैं, तो 3 कब बनेगा सम, या तो पहले वाले में 1 आ जाए और दूसरे वाले में 2 आ जाए, ठीक, एक कंडीशन ही हो सकती है। तो भैया इसमें 1 आ गया और इसमें 2 आ गया, तो सम क्या हो गया, दोनों का 3 हो गया। या एक कंडीशन और बन सकती है कि इसमें 2 आ जाए और इसमें 1 आ जाए, एक कंडीशन ये बन सकती है। इसमें 2 आएगा और इसमें 1 आएगा, तो तब भी सम क्या होगा, 3 होगा, ठीक। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती जिससे सम 3 आ जाए। कोई और होगी तो भैया आप बता देना, है ना, कोई और कंडीशन नहीं होगी। बात करते हैं जब सम 5 हो, तो 5 सम कब होगा, या तो पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 4 आ जाए, या भैया पहले में 4 आ जाए और दूसरे वाले डाइस में 1 आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है। और भी कंडीशन बनेंगी, पहले वाले में 2 आ जाए और दूसरे वाले में 3 आ जाए, तब भी तो सम 5 होगा। अरे 2 3 भी तो 5 होता है, 1 4 भी 5 होता है। या एक कंडीशन और है कि भाई पहले वाले में 3 आ जाए और दूसरे वाले में 2 आ जाए, पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी टोटल कंडीशन कितनी बनी, ये कंडीशन उनकी टोटल है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो कंडीशन है वो कितनी है, 7 है।
सॉरी, जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हैं, यहाँ से 7 है। तो अब जो टू डाइस को अगर एक साथ रोल करते हैं तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने बनते हैं, टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने बनते हैं, ध्यान रखेंगे 36 बनते हैं। कितने बनते हैं, 36। ठीक, इस डाइस में कितने फेस होते हैं, 6, दूसरे डाइस में भी कितने फेस होते हैं, 6, दोनों का मल्टीप्लाई करने से टोटल आउटकम बनते हैं, क्या बनते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, यहां से 36, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 7। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 7/36। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 if one end of a diameter is at 6,0 then the other end is, ठीक है। सेंटर का सर्कल का सेंटर आपको दिया गया है, डायमीटर का एक एंड आपको दिया गया है, डायमीटर का सेकंड एंड आपसे पूछा गया है। चलिए तो एक प्यारा सा क्या लेंगे, सर्कल लेंगे भाई, सर्कल ले लेंगे, ये है सर्कल, इसको इधर ले आओ भाई। अब यहां से डायमीटर खींच लो, ये है हमारा डायमीटर। ठीक, क्या है भाई, ये डायमीटर है ये। चलिए सही बन गया। तो यहां से जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट हमें गिवन है, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0, इस पर है भैया 2 और 0 पर है, और इस डायमीटर का एक एंड भी हमको गिवन है, क्या है, 6,0। सेकंड जो एंड होगा इसका, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एंड बाई होंगे। क्या होंगे कोऑर्डिनेट, एक्स एंड बाई होंगे। तो यहां से जो रेशियो का फार्मूला है उससे हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, रेशियो का फार्मूला। लेकिन जो 2,0 पॉइंट है ये इस डायमीटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक भी रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस है, तो ये 1:1 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि हम इसको x1 ले तो ये y1 होगा, और ये x2 होगा, और ये y2 होगा, और ये आपकी x/y की वैल्यू होगी, है ना। तो यहां से यदि हम x लें, x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उनको x y मानते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, इनको a भी मान लो, यहाँ x y में कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको a और b ले लो। ठीक है भाई, इनको क्या ले लेते हैं, a, b। अब सही है। तो यहां से x जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। लेकिन x का फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 + m। ठीक है, m1 + m2। क्लियर है। चलिए इक्वल क्या लेंगे, 2 लेंगे। m1 कितना है, 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 है यहां से a, प्लस m2 1 मल्टीप्लाई, यहाँ x1 होगा भाई, यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या होगा, x1 होगा। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइडेड बाई 1 + 1 इक्वल 2। तो यहाँ से a + 6 2, 1 + 1 2 होगा, और वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2, 2 × 4 -6 कितना होगा, -2 होगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, -2। अब देखिए -2 सिर्फ सी ऑप्शन में है, इसके अलावा -2 कहीं भी नहीं है, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि -2 सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, तो भैया टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक, आपको बता देता हूं पर मैं, कि बाई जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। क्लियर। तो इससे आ जाएगा बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बाई की वैल्यू, 0। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। सोल्व नहीं करना, सिर्फ आंसर देना है। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन।
एक लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ ये है और दूसरी लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ ये है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, ये किस तरीके के हैं ये बताना है। कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी ये मीट नहीं कर रहा है। जब मीट नहीं कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ये गलत है। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब मीट ही नहीं कर रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे और कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये भी रॉन्ग है। इनकंसिस्टेंट, ठीक, अब कह नहीं सकते भाई इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हम श्योर नहीं हो सकते, ठीक। इनकंसिस्टेंट व्हाट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, ठीक है, ये ऑप्शन हमें सटीक लग रहा है। ये फिलहाल तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये क्या हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट हो सकते हैं। देखिए यदि यहाँ से हम इनको बढ़ा लें, ठीक, एक ही लेते हैं, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इनके बीच की जो गैपिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब अगर इनको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं जरूर ये मिलेंगे, तो कंसिस्टेंट बन जाएंगे ये, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अब आपके टू क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाले, बहुत ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फोर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो दोनों assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. ठीक। सी है assertion A is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. तो फोर ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई सा एक बताना है भाई। 19 पढ़ेंगे। The tangent drawn the end points of a diameter of a circle are parallel. क्वेश्चन वाला कह रहा है यदि हम सर्कल लें, तो सर्कल में डायामीटर को लें, ये सर्कल है, उस सर्कल में क्या लें भैया, हम डायामीटर लें, ठीक है, डायामीटर ले लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ कहीं इसका डायामीटर है, ठीक। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है बीचों बीच ले लो, है बीचों बीच या नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि यदि हम इस पे टेंजेंट ले दोनों एंड पर, तो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट यहाँ से पैरेलल होंगी, ये उसने बोला है, ठीक है। एक इधर ले लो भाई, ठीक। वो कह रहा है कि जो डायामीटर होता है उसके एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट लें बोथ साइड, तो वो पैरेलल होती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो टेंजेंट होती है डायमीटर के एंड पर वो पैरेलल होती हैं, तो यहाँ से अजरसन तो आपका ट्रू है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। अब रीजन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर है वो सबसे बड़ी कोड होती है, तो ये भी क्या है भैया, ट्रू है। लेकिन जो रीजन है वो अजरसन की एक्सप्लेनेशन नहीं करता, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, assertion is true and reason is true, but reason is not correct explanation of assertion, ठीक। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। both assertion and reason are true, but reason are is not correct explanation for assertion। जो रीजन है उस वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, अजरसन की, क्योंकि उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये अलग बात बोल रहा है, वो ये अलग बात बोल रहा है, कोई रीजन, कोई आपस में इनका एक दूसरे से रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अजर्सन पढ़ेंगे। इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, दैट द पोलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, यदि हम ग्राफ पेपर लें, ठीक, ये ले लिया हमने ग्राफ पेपर। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की कितनी वैल्यू होती है, टू वैल्यू होती है,
लेकिन एक कंडीशन वो भी आती है जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब एक्स की सेम वैल्यू आ जाती है, एक्स की टू टू दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब एक्स की वैल्यू टू एंड टू है, एक्स क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, एक्स जो जीरोस है मतलब वो एक्स एक्सिस पे कहीं एक ही जगह टच करेंगे। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक। तो यहां से ये इसको एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, ठीक? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल है भाई। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो वैल्यू है जीरोस की वो 2,2 हो, 3,3 हो, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल हो सकती है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बात इसकी गलत है भाई, ये क्या है, रोंग है। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है ग्राफ, तो जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल वाली, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक्स को सिर्फ एक ही जगह टच करेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह टच करेगा। तो इसकी बात क्या हो गई, ये रोंग हो गई, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एन ग्रेटर देन वन, कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस, ठीक है। कह रहा है यदि एन डिग्री का इक्वेशन है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एन सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन होंगे, एन होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, एन टू होती है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, अजरसन क्या है, रोंग है, और रीजन क्या है, ट्रू है, ठीक है। अजरसन रोंग है और रीजन क्या है, ट्रू है। अजरसन इज फॉल्स एंड रीजन, वट रीजन इज ट्रूथ। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा भैया, करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए यहां से सेक्शन ए आपका फिनिश हुआ, जो एमसीक्यूज थे। सेक्शन बी आपका स्टार्ट है, सेक्शन बी क्या है आपका, स्टार्ट है, ठीक। तो सेक्शन बी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। Solve the following system of linear equation 7x minus 2y equal 5 and 8x plus 7y equal 15 and verify your answer। बहुत इजी है। यहाँ से 7x माइनस 2y इक्वल 5 और यहाँ से 8x प्लस 7y इज इक्वल 15। अब यहाँ से या तो x वाली टर्म इक्वल कर लीजिए भैया, या y वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। यदि हम यहाँ से बाई वाली टर्म इक्वल करेंगे तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 2, अरे यार, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो 7 7 जा 49 एक्स माइनस 7 2 जा 14 वाई एंड 7 5 जा 35, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब यहां से 8 2 जा 16 एक्स प्लस 7 2 जा 14 वाई इक्वल 15 2 जा 30। ये इक्वेशन होगी आपकी फोर्थ। अब इसको भैया हम सोल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए साइन क्या है, डिफरेंट है। साइन कैसे है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करने पर ही काम चल जाएगा। तो लिखेंगे ऑन एडिंग। जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 14 बाई प्लस के 14 बाई से कैंसिल। यहाँ से कितना आएगा, ये 49 में 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 65 एक्स। और यहाँ से 35 और 30 कितना होगा, 65। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 65 डिवाइडेड बाय 65। इट मींस x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट है 7x, इट मीन 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, माइनस 2y इज इक्वल टू 5। 7 वन जा 7, प्लस की वैल्यू है इधर आएगी माइनस में, माइनस 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1। तो y भी बनाया, हमें अपने आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लीजिए और उसमें x और y की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। LHS लेते हैं हम, टेकिंग LHS। LHS क्या है, 7x माइनस 2y। यहां से 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1। 7 वन जा 7, माइनस 2 वन जा 2, इट मीन 7 माइनस 2 कितना है 5, और इज इक्वल टू RHS। ये क्या है हमारा, RHS है। तो आंसर भी हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। क्लियर। चलिए इसको नोट करेंगे आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट कर लेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ से 22 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑन, सॉरी, वन कार्ड इज लॉस्ट। ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। उसमें से एक ताश का जो पत्ता है, हिंदी में ताश बोलते हैं इनको, जो प्लेइंग कार्ड्स है वो क्या है, 52 है टोटल। उनमें से एक कार्ड भैया खोया गया, लॉस हो गया, ठीक। तो टोटल यहाँ कितने बचेंगे, अब रिमेनिंग कितने हैं, 51, ठीक। फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए में से क्या करना है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली। एक कार्ड हमें रैंडम क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हम कार्ड निकाल लेंगे वो क्या हो, क्वीन हो। और कौन से पत्ते की, हार्ट के पत्ते की। तो जो हार्ट का पत्ता होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। हार्ट का पत्ता कैसा होता है, रेड कलर का होता है, कुछ इस तरीके का होता है भाई, ठीक। अब जब यहां से 51 कार्ड बचे और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, रेड हर्ट की, क्वीन की प्रोबेबिलिटी, ठीक। लेकिन लास्ट में क्या दिया गया है, इफ द लोस्ट कार्ड इज द ब्लैक कार्ड, ठीक। लेकिन जो कार्ड लॉस हुआ वो कैसा हुआ, ब्लैक हुआ। तो जब ब्लैक कार्ड लॉस हुआ, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें रेड की। तो यहां से पॉसिबिलिटी तो कोई बनती नहीं कि भाई जो क्वीन है वो क्या हो गई होगी, बाहर निकाल ली गई होगी, है ना। तो इससे जो ब्लैक कार्ड है, इससे क्वीन का कोई संबंध नहीं है। तो टोटल जो हमें कार्ड लेने हैं वो 51 लेने हैं, ठीक। और हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी है, क्वीन की। तो क्वीन कितनी होगी, रेड कलर की, 1 होती है। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ रेड क्वीन, या आप बोल सकते हैं क्वीन ऑफ हार्ट, वो क्या होगा, 1/51, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बोल देता कि भैया जो कार्ड निकाला गया है वो रेड कलर का है, ठीक है, तो फिर चांसेस बन सकते थे कि क्वीन वाला पत्ता शायद निकाल लिया गया हो। लेकिन जो कार्ड निकाला गया वो रेड कलर का है ही नहीं, कैसे कलर का है, वो ब्लैक कलर का है। तो इससे जो हर्ट है, क्वीन हर्ट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/51। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। 2 स्क्वायर रूट 2 कोस 45 साइन 30 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कोस 30। ए, ठीक है, ये वाला देखते हैं। तो यहां से वैल्यू है भैया 2 स्क्वायर रूट 2 कोस 45 मल्टीप्लाई साइन 30, मल्टीप्लाई साइन 30 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कोस 30, 2 स्क्वायर रूट 3 कोस 30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आपको इजिली पता है क्या क्या वैल्यू होती है। यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 2 कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कोस 30, कोस 30 होता है √3/2। कोस 30 कितना होगा, √3/2। क्लियर। चलिए जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या मिला, 1 1 जा 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 कितना बनेगा, 3 बनेगा भैया। 1 + 3 कितना आया, 4 आया। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो 22 में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन यहां मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 4। कितना आएगा आंसर भैया, 4 आएगा। चलिए अब यहां से सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट,
if a is equal to 60 and b is equal to 30, verify that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। तो पहले LHS लेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है। LHS क्या है, sin a प्लस b, यहां से sin a की वैल्यू 60 प्लस b की वैल्यू 30, तो यहां से क्या मिला, साइन 60 प्लस 30 कितना होगा, 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर। चलिए अब यहां से RHS लेंगे, लिखेंगे टेकिंग RHS, ठीक है। LHS को लेके RHS तो नहीं ला सकते, तो LHS अलग ले लेंगे और LHS अलग ले लेंगे, ठीक है। LHS और RHS अलग अलग सोल्व कर लेंगे भाई। RHS क्या कहती है, RHS है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ठीक। साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई कोस बी की वैल्यू कितनी है 30 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू कितनी है 30। तो यहां से साइन 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2, कोस 30 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कोस 60 कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है 1/2, क्लियर है। चलिए अब यहां से स्क्वायर रूट थ्री कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो यहां से 4 एलसीएम आएगा और 3 प्लस 1 4/4, इट मीन्स 1, और यही क्या है आपका RH, ठीक है। तो LHS इक्वल किसके आई, RHS के, LHS भी आपकी 1 आई और RHS भी आपकी 1 आई, तो दोनों क्या आई, इक्वल आई, क्लियर। चलिए तो नोट कर लेंगे इसको आप भाई, क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, डायगोनल है आपका BD, वो क्या करता है, एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। इट मींस बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतनी वैल्यू इस एंगल की होगी, और जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतनी ही वैल्यू इस एंगल की होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल CBD, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाया था। तो यहाँ से सिमिलर प्रूफ करने हैं दोनों ट्राइंगल ABD एंड BCD या CBD। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एंगल एंगल एंगल, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और उस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो जब दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, उससे तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ये है भाई और एक ट्राइंगल ये है, ये आपका 50 है, ठीक, ये आपका 70 है और ये भी 50 है भैया और ये भी 70 है। तो 50 और 70 कितना हुआ 120, तो ये कितना निकलेगा 60, और 50 70 कितना हुआ 120, ये तो ये कितना निकलेगा 60। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्लियर। चलिए तो यहाँ से अब टू एंगल्स तो इक्वल गिवन है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इधर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, दोनों ट्राइंगल में एंगल ADB, जो एंगल ADB है वो किसके इक्वल है, एंगल BDC के, या CDB कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल है। रीजन लिखेंगे क्यों इक्वल है भैया, गिवन है, दिए गए हैं, एंगल B एंड एंगल D क्या हुए हैं, बाइसेक्ट हुए हैं, तो ये गिवन है हमको। ऐसे ही एंगल ABD किसके इक्वल होगा, एंगल
सीबीडी के इक्वल, एंगल एबीडी किसके इक्वल होगा, एंगल सीबीडी के इक्वल। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी, ठीक है, ये भी गिवन है। तो यहाँ से सिर्फ टू एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने की जरूरत होती है, ठीक है, ये इक्वल है। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे भाई। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एक तो ये प्रूफ हुआ। पार्ट देखते हैं आज से सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये आपका ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया कि ए बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, बी सी के। ए बी, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल एबीडी और सीबीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब ट्राइंगल एबीडी सीबीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर ये साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो कोशिश करते हैं तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की। कॉन्ग्रुएंट के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो आपको पता है, तो यहां से सेकंड पार्ट लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीडी, ठीक। ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल सी बी, यहां तक क्लियर है, ठीक। चलिए, अब यहां से ये दो चीजें तो इक्वल है ही है, बस इसके साथ एक और चीज को इस इक्वल लेनी है, तो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहां से एंगल ए, कौन कौन से थे, ए डी बी, ए डी बी किसके इक्वल है, सी डी बी, ठीक है, गिवन है ये। फिर एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एंगल सी बी डी के इक्वल, ये भी भाई हमको गिवन है ना, ये भी गिवन है। अब एक चीज देखिए, आप जो लाइन डी बी है या बी डी है, जो साइड बी डी है वो क्या है, कॉमन है। तो यहां से लिखेंगे साइड बी डी इक्वल बी डी, ठीक है। तो बी डी किसके इक्वल है, बी डी के, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड या लाइन बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी बाय ए ए एस प्रॉपर्टी, ठीक है। साइड एंगल, हाँ सॉरी, एंगल एंगल साइड, ठीक है, लिखेंगे। सो साइड ए बी, साइड ए बी किसके इक्वल होगी मेरे भाई, साइड बी सी के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, बी सी के, क्यों होगी, बाय सी पी सी टी, है ना। अभी हमने प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंट, तो हर पार्ट क्या होंगे, इसके एवरी पार्ट इक्वल होंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये आप नोट करिए। फिर चलते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर, और आज की क्लास का भी ये क्या होगा, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अगली क्लास में सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा सैंपल पीवाईक्यू जो है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, पूरा सैंपल पेपर ये क्या कर ले, फिनिश कर ले इसको, है ना। चलिए, तो इस सेक्शन का, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें टू क्वेश्चन है, एक ए ये है और एक ये है, ठीक है। चलिए, देखते हैं। प्रूव दैट 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूफ करना है कि 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इट इज गिवन दैट स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, और स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, ये जानकारी हमको दी गई है। तो यहां से ए पार्ट करेंगे, ठीक। कोई सा एक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों कराऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लिखेंगे लेट 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 इज irrational number, ठीक, is a rational number। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो आपने पढ़ा होगा आपने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली क्या कर लेनी चाहिए, टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ठीक है।
तो वो ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपका। चलिए देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है, हमें जो चीज प्रूफ करनी होती है उसके अपोजिट चीजें हम लेट करते हैं। यहाँ हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या इसको लेट करेंगे, रैशनल लेट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया 5 - 2 √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर। चलिए अब ये रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो 5 - 2 √3 जो है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। A is an integer. A and B. A and B are integers. ठीक है, क्या है ये, इंटीजर्स हैं। एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, और बी क्या है हमारा, जीरो नहीं है। क्लियर। अब ये रैशनल हमने लेट किया है तो इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। अब यहां से -2 √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 5। समझेंगे यहां से, देखिए यहाँ 5 क्या था, आ, इसके साथ प्लस की वैल्यू है 5, ठीक, तो प्लस में है तो यहाँ किस में आएगा, माइनस में आएगा। सॉरी ये माइनस आएगा भाई, ये गलत कर दिया मैंने। 5 प्लस में है तो माइनस में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 √3 इज इक्वल टू, यहाँ से बी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, A - 5B। A - 5B। अब ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो यहाँ से सारे इंटीजर हैं। और यहाँ से ए रैशनल है, बी रैशनल है, 5 रैशनल है, बी रैशनल है। तो रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे, रैशनल आएगा, और फिर रैशनल से रैशनल को डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी रैशनल वैल्यू है ना। पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, रैशनल है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से देखिए √3 इक्वल A - 5B ओन, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, -2। ठीक है, तो यहां से A - 5B अपॉन -2B इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रैशनल में रैशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, फिर रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल आएगा। तो ये पूरे का पूरा पार्ट क्या है, आपका रैशनल नंबर है। लेकिन √3 इधर क्या है, इर्रेशनल है। √3 क्या है भाई, इर्रेशनल है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया भैया, यहां से तो रैशनल इक्वल इर्रेशनल आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। रैशनल इक्वल किसके आ गया, इर्रेशनल के, ये तो पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इरेशनल जो है इरेशनल के इक्वल आ जाए, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो जो हमारा एजम्पशन था, जो हमने चीज लेट की थी, वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे, तो आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग, हमारा एजम्पशन क्या है, रोंग है। आवर एजम्पशन इज रोंग, हमारा एजम्पशन क्या है, रोंग है, इज रोंग। जब हमारा एजम्पशन रोंग है कि मतलब भैया ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। सो तो क्या था ये, 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा फिर, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। क्लियर। चलिए इसको नोट करिए आप, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देख लेंगे भाई इसका। चलिए सेकंड पार्ट क्या है इसका वो देखते हैं एक बार।
शो डैट द नंबर 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11, 5 11 17, 5 11 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ये प्रूफ कर रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हु हैज who has more than two factor, who has more than two factor, two factors, then it is called, it is called composite number, a composite number, a composite number। यदि किसी भी नंबर के मोर देन टू फैक्टर हैं, मोर देन टू फैक्टर हैं, इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, यदि उसके खुद के और वन के साथ कोई तीसरा फैक्टर भी है तो वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी अप्लाई करनी है और भैया हमारा काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से देखते हैं 17 फाइव जा कितने होते हैं? 85 मल्टीप्लाई 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11, क्लियर है? 85 यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, 11 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से 85 प्लस यहाँ से 3। ठीक है, 11, अब 11 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में जरूर होगा, है ना? 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो 1 तो यहाँ जरूर होगा, और 85 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 88। तो यहाँ से 3 फैक्टर बनते हैं, एक तो 11 है, एक 1 है और एक 88 है। एक 11 है, एक 1 है और एक क्या है? 88 है। फैक्टर बन गए, लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है भैया? ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक, कंपोजिट नंबर हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आज आपका जो दो सेक्शन थे इसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो वो फिनिश हो चुके। सेक्शन सी से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन सी से क्या करेंगे? कल स्टार्ट करेंगे भाई। सेक्शन सी बचा हुआ है इसमें, और सेक्शन सी जो है तुम्हारा ये 3 मार्क्स का है और 6 क्वेश्चन है इसमें। फिर सेक्शन डी है आपका 5 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपकी सेक्शन ई है, सेक्शन ई में क्या है? आपकी केस स्टडी है, और केस स्टडी के यहाँ से 3 क्वेश्चन है। केस स्टडी के कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। तो टोटल 5 सेक्शन है इसमें, ए टू ई। 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई आपका बचा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में इस पूरे पीवाईक्यू को हम कम कर लें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।